नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अध्ययन हेतु ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी की इस विशेष श्रृंखला के 5वें उपाख्यान में मैं हूं आपके साथ ध्रुव जानी। 2 चरणों में यह जो पूरा दस्तावेज है वो सार्वजनिक होता है, प्रतिवर्ष होता है और बजट के साथ ही यह टेबल पार्लियामेंट के टेबल के ऊपर रखा जाता है और पार्लियामेंट से पूरे देश में यह बात जो है वो पहुंचती है। इस साल भी 2 चरणों में यह पूरा का पूरा जो सर्वेक्षण है वो घोषित हुआ है और जैसे आपको मालूम है, प्रथम चरण में नीति निर्माण की बात होती है और दूसरे चरण में क्षेत्रवार जो तथ्यात्मक माहिती है, जो आंकड़े हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। हमने इस पहले खंड के 4 प्रथम अध्यायों को देख लिया, यानी कि 4 चैप्टर्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज 5वां उपाख्यान 5वें अध्याय को समर्पित है, जिसका नाम आपको दृश्यमान है, हेल्थ केयर टेक्स सेंटर स्टेज फाइनली, यानी कि अंत में जो स्वास्थ्य नीति है, जो स्वास्थ्य सेवा है, वो केंद्र में आ गई। क्योंकि हमें मालूम है कि महामारी का वर्ष चल रहा है, 2020 संपूर्ण रूप से प्रभावित हो गया और 21 भी संभवतः अधिकांश रूप से प्रभावित होने वाला है यह महामारी से। तो आज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है स्वास्थ्य क्षेत्र का मजबूत होना, कोई भी देश के लिए या पूरे विश्व के लिए। तो इसी के ऊपर आज यह चैप्टर आधारित है। कई सारी चीज़ें यहाँ में हमारे सामने रखी गई है, काफ़ी संशोधन यहाँ किया हुआ है और बहुत ही विस्तृत रूप से यहाँ चर्चा की गई है। क्योंकि जैसे हमें मालूम है कि ये बहुत ही डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है आमतौर पे और बहुत ही माइन्यूटली इसमें चीज़ों को बताया जाता है, चीज़ों को समझाया जाता है। साथ ही सर्वे को तैयार करने के लिए सरकार ने बहुत सारे सर्वेक्षणों का लाभ लिया होता है, बहुत सारे सर्वेक्षणों के आंकड़ों का, उनकी माहितियों का, उनका जो ऑब्जर्वेशन होता है, उनका जो निरीक्षण होता है अलग अलग सर्वेक्षण का, उसका उपयोग यहाँ किया होता है और उन सबको असेंबल करके एक निष्कर्ष निकाल के यहाँ हमारे सामने रख दिया जाता है। तो आज एक निष्कर्ष रूपी लेक्चर को हम लोग समझेंगे और इनमें से जो महत्वपूर्ण, जो सनदी सेवाएं एवं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण माहिती है, जो बिंदु है, उनको समझने का प्रयास करेंगे। अन्यथा यह जो सर्वेक्षण होता है वो जो अर्थशास्त्र के जो अभ्यर्थी है या ऑप्शनल जिनका अर्थशास्त्र है संधि सेवाओं में, उनके लिए ये बहुत ही जानना ज़रूरी होता है। एक एक ग्राफ को पढ़ना पड़ता है या एक एक जो इकोनॉमिक टर्म्स है उनको देखना पड़ता है, जो रेफरेंसेस दिए हुए हैं उनको याद रखना पड़ता है। मगर हमारे लिए यहाँ एक सामान्य व्यू लेने के लिए, एक विहंगावलोकन लेने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती और ऑन बिहाफ ऑफ व्यू ये सारी चीज़ें मैं कर लेता हूँ और आपके सामने मात्र और मात्र क्रश रखता हूँ, जो कि यह पूरे चैप्टर का निष्कर्ष होता है। तो इस चैप्टर में भी काफ़ी सारे ग्राफ्स दिए हुए हैं, काफ़ी सारी माहितियाँ हैं, काफ़ी सर्वेक्षणों का यहाँ उपयोग हुआ है। मगर हम लोग टू द पॉइंट जाएंगे और यह चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से इसका जो अध्ययन करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो दिए हुए जो ग्राफ्स है, जो कि हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण है, उनको देखेंगे, उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। यह कवर पेज है जिसके ऊपर इकोनॉमिक सर्वे दृश्यमान है, साथ में मेरी प्रतीकात्मक फोटो भी लगी हुई है, ताकि कवर पेज देख के ही जो दर्शक है, जो अभ्यर्थी है, उसे मालूम पड़े कि यह एक वीडियोग्राफ्ड लेक्चर है। क्योंकि आमतौर पे आज जो वॉइस ओवर लेक्चर जो है वे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आज अलग अलग पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर घूम रहा है, वॉइस ओवर लेक्चर्स जिनकी अपनी सीमितताएं है। मगर यहाँ हम लोग वीडियोग्राफ्ड लेक्चर्स को आपके सामने रखते हैं और यही दर्शाने के लिए, यही बताने के लिए मैंने यहाँ मेरी इमेज जो है वो रखी है। देखेंगे आज पूरा जो मुद्दा है वो, देखिए यह इसका कवर पेज है वॉल्यूम 1 और आज जो हमें चैप्टर शुरू करना है वो है वॉल्यूम 1 का चैप्टर 5, यानी कि हेल्थ केयर टैक्स सेंटर स्टेज फाइनली, यानी कि अंत में हेल्थ सेक्टर ने केंद्र की जो जगह है, केंद्र का जो ध्यान है वो ले लिया है। केंद्र यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, मगर इन द कोर, कोई भी अर्थतंत्र हो, कोई भी देश हो, उसके कोर में। क्योंकि आज भले ही कोरोना एक स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी चुनौती है, मगर इसने काफ़ी सारे क्षेत्रों को प्रभावित किया है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो अन्य कोई क्षेत्र हो। तो ओवरऑल इसकी जो असर है वो हमें हमारे अर्थतंत्र के ऊपर आई है, पूरे विश्व के अर्थतंत्र ऊपर आई है। तो यह चीज़ों को समझने का यहाँ से प्रयास करेंगे कि भारत के संदर्भ में यहाँ हेल्थ सेक्टर की क्या परिस्थिति है और आगे चलकर क्या होनी चाहिए। देखिए यह चैप्टर का स्टार्टिंग है और यह स्टार्टिंग चैप्टर में जैसे इस बार थीमेटिक पूरा जो वॉल्यूम है वो तैयार किया गया है और प्रति चैप्टर में
उसे संबंधी एक युक्ति यहाँ हमें दी गई है किसी भी महानुभाव की या हिंदू शास्त्र की। तो यहाँ महात्मा गांधी की एक उक्ति हमारे सामने है जो मैं पढ़ रहा हूँ और इससे ही हम लोग आज हमारी चर्चा की शुरुआत करेंगे। इट इज़ अ हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ एंड नॉट पीस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। यस, यह स्वास्थ्य है जो कि वास्तविक संपत्ति है, नहीं कि सोने और चांदी के टुकड़े। यानी कि हेल्थ इज वेल्थ महात्मा गांधी जी ने बताया है और महात्मा गांधी जी ने स्वास्थ्य को बहुत ही अधिक महत्व दिया है क्योंकि वे समझते थे कि अल्टीमेटली मनुष्य के पास अपना जो स्वास्थ्य अच्छा होगा तो उसको सब सुख मिलेगा, वरना सोने और चांदी से अच्छा स्वास्थ्य खरीदा नहीं जा सकता। तो यहाँ यही बात के ऊपर जोर दिया गया है और कहा गया है कि आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास तो सब कुछ होते रहेंगे, मगर व्यक्तिगत रूप से और पूरे राष्ट्र के रूप से हमारे देश को स्वस्थ रहना चाहिए, हमारे देश के स्वास्थ्य को अच्छा रहना चाहिए। तो ये बात यहाँ दी हुई है। अब आगे देखें तो देखिए, सबसे प्रथम तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2020 का वर्ष बहुत ही अधिक रूप से महामारी से प्रभावित वर्ष रहा है। 2020 का वर्ष वो हमें सबको मालूम है, पूरे विश्व ने इंक्लूडिंग इंडिया लॉकडाउन्स देखे, आर्थिक प्रवृत्ति लगभग थम सी गई, शून्य हो गई। इससे काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ, जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, हमारा जो रैंकिंग्स जो हमारे होते हैं अलग अलग, वे रैंकिंग में भी हम लोग पीछे चले गए। और आगे का वर्ष जो कि 2021 से आज शुरू हो गया है, ये भी अधिकांश रूप से प्रभावित ही होगा ऐसा लग रहा है। आज का अगर जो कोरोना का प्रकोप देखें तो अधिकांश रूप से यह 2021 को भी प्रभावित बनाएगा और अगर वैक्सीनेशन नहीं हुआ तो संभवतः 2022-23 को भी प्रभावित बना सकता है। तो यह एक महामारी है, जैसे WHO ने इसे वैश्विक महामारी का टैग दिया है, वैश्विक महामारी का नाम दिया है, जिसे हम लोग इंग्लिश में पेंडेमिक कहते हैं। देखिए, यह जो पेंडेमिक्स या एपिडेमिक्स होते हैं ये बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही दुर्लभ होते हैं। यानी कि एक सदी में एकाध बार आने वाले यह ऐसे रोग होते हैं या ऐसी महामारी होती है, रेयर। कोरोना के पहले मनुष्य स्पाइनिश फ्लू से वाकिफ था। स्पेनिश फ्लू नामक एक जो बीमारी थी उससे वाकिफ था और वो भी एक बहुत ही बड़ी महामारी थी 1918, जो हमें सबको मालूम है। स्पेनिश फ्लू, जिसे भारत में बॉम्बे फ्लू भी कहा जाता है क्योंकि बॉम्बे अधिकतर रूप से इससे प्रभावित था। और संभवतः ऐसा कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध से जो अमेरिकन जो सैनिक थे जब वो घर लौट रहे थे तो उनके द्वारा पूरी दुनिया में यह स्पेनिश फ्लू फैलाया गया था और यह पूरी महामारी वैश्विक महामारी बन गई थी। मगर उसके बाद यानी कि करीब करीब एक सदी तक ऐसी कोई महामारी जो बड़े पैमाने पर हमें प्रभावित करे ऐसी नहीं आई, मगर आज हमारे सामने कोरोना जो है वो खड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी जो चीज़ें होती है या ऐसी बीमारियां होती है, ऐसी महामारियां होती है, वो रेयर होती है, दुर्लभ होती है। और किसी भी दुर्लभ वस्तु का जो स्वभाव होता है वो निश्चित नहीं होता, अनिश्चितताओं से भरपूर होता है। अनिश्चितता, और इस अनिश्चित स्वभाव की बीमारियों को ठीक करने के लिए, उनके साथ निपटने के लिए एक बहुत ही अच्छी रणनीति की ज़रूरत होती है। और ये रणनीति किसी को जो है मालूम नहीं होती कैसे बनानी होती है। यहाँ ट्रायल एंड एरर की जो सिस्टम है वो यूज़ होती है। एक रास्ते को देखा, वो नहीं गया तो उसको छोड़ दिया, दूसरे रास्ते से ट्राई किया, वो नहीं गया, छोड़ दिया, तीसरे रास्ते से हमने प्रयत्न किया, वो गया मंजिल तक, तो उसको बरकरार रखा, उसका उपयोग किया। तो इस तरह चीज़ों को जो है वो ऐसी रेयर बीमारी, दुर्लभ बीमारी, महामारियों में चलाया जाता है और धीरे धीरे यह पूरे रोग के ऊपर प्रभुत्व पाने का प्रयास किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोरोना एक रेयर बीमारी है, किसी ने भी देखा नहीं था, नोवेल वायरस है, देयर वाज नो वैक्सीन, देयर वाज नो प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर इट। ठीक है, स्पेनिश फ्लू में भी ऐसा था। मगर यहाँ समझना ये है कि अब आगे की जो रणनीति होनी चाहिए, आगे का जो स्वास्थ्य हमारा जो एजेंडा होना चाहिए, वो कतई कोरोना को मध्य में रख के नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही समझने वाली बात है, क्योंकि आमतौर पे ऐसा कह सकते हैं कि आज कोरोना है, कोरोना से पूरा विश्व प्रभावित है, तो क्यों ना हमारी स्वास्थ्य नीति ऐसी हम लोग गढ़े कि कोरोना को केंद्र में रखें और कोरोना को पराजय दे दे। मगर यहाँ एक बात हमें समझनी है और आपको भी गौर करना है कि अगर पूरी रणनीति ऐसे सेटअप हुई,
ऐसा करी गई कि भाई कोरोना से लड़ना है, कोरोना को केंद्र में रख के, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसी कोई अन्य बीमारियां है जो कोरोना से भिन्न हो, एब्सोल्युटली उससे अलग हो। ठीक है, तो ऐसे में हेल्थ सेक्टर क्राइसिस होता है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि पूरे हेल्थ सेक्टर को साथ में लेकर चलना है, साथ में उसे डेवलप करना है, ना केवल कोरोना को मध्य में रख के हमारी नीति घड़नी है। प्लस कोरोना आज एक संचार रोग है, यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज है, मगर यहाँ कहा गया है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं वे भी बहुत ही घातक होते हैं, बहुत ही घातक होते हैं। और किसी भी देश की स्वास्थ्य नीति ऐसी होनी चाहिए जो दोनों में संतुलन बनाए रखे। नॉन कम्युनिकेबल को भी महत्व मिले, उसको हराने के लिए भी रणनीति बननी चाहिए, और साथ ही में एट द सेम टाइम जो संचारी रोग है यानी कि जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनको भी मात देने के लिए ऐसी रणनीति बननी चाहिए। इस बात पर ऊपर जो इस बात के ऊपर यहाँ जोर दिया हुआ है। ठीक है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि संचारी और गैर संचारी दोनों के बीच में जो संतुलन रहे, कुछ इस प्रकार की हमें नीति घड़नी चाहिए। क्योंकि आमतौर पे हमें देखने को लगता है कि कम्युनिकेबल डिजीज जो है वे इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, 1 से 10 लोगों को बहुत ही जल्दी से फैलते हैं, मगर यहाँ ये समझना है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इसकी भी इंटेंसिटी बहुत ही खराब है, साइलेंटली लाखों लोगों को यह प्रतिवर्ष मारता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों को साथ में लेके, दोनों को मात देने के लिए कोई स्वास्थ्य नीति बननी चाहिए। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। अब यह पूरे अध्याय को 5 या 4 भागों में हमने विभाजित कर दिया है ताकि हमें समझने के लिए सहूलियत मिले। और अगर पिलर का है यह चैप्टर के, तो पिलर भी कह सकते हैं। कुल 4 पिलरों के ऊपर यह पूरा चैप्टर जो है वो खड़ा है। देखेंगे वो पिलर। देखिए, सबसे प्रथम जो है वो है कोविड-19 व भारत में स्वास्थ्य सेवा। कोविड-19 एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज ऑफ इंडिया का सबसे पहले चैप्टर में एक कंपैरिजन दिया हुआ है, भारत की स्थिति को यहाँ वर्णित किया हुआ है। दूसरा, वर्तमान भारतीय स्वास्थ्य सेवा नीति की आज क्या परिस्थिति है भारत में स्वास्थ्य सेवा को लेकर, क्या नीति है, क्या परिस्थिति है, यानी कि स्टेटस, जिनमें कुछ तथ्यात्मक माहिती भी हमें प्राप्त है, कुछ आंकड़े भी है, सारी चीजों को देखेंगे। तीसरे चरण में या तीसरे बिंदु में स्वास्थ्य बाजार विफलता एवं नियामक संस्था। स्वास्थ्य बाजार विफलता, क्योंकि हम लोग फ्री मार्केट मैकेनिज्म से चलते हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं जो होती है वो भी फ्री मार्केट से ही चलती है। तो यहाँ एक त्रुटि है, यह त्रुटि को हमें समझना है, इसको हमें रिपेयर करना है और आगे जाके एक नियामक संस्था का गठन करना है, यानी कि वन रेगुलेटरी एजेंसी डेडिकेटेड टू हेल्थ सर्विसेज, डेडिकेटेड टू मेडिकल सर्विसेज। और चौथा बिंदु वो है टेली मेडिसिन का, जो कि आज के कोरोना काल में बहुत ही अहम मुद्दा है और बहुत ही उपयोगी भी है। किसी भी व्यक्ति को घर के बाहर जाए बगैर उसे दवाइयाँ जो है वो अपने घर पर मिल सकती है। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। कोरोना के समय में काफ़ी जगहों पर प्रयोग भी हुआ, भारत में, विश्व में तो हुआ ही है, मगर भारत में भी हुआ, वो एक अच्छी बात है। और यह टेलीमेडिसिन के प्रयोग से काफ़ी सारी चीज़ें सामने आती है। शिक्षित समाज है, इंटरनेट से लैस समाज है, ठीक है, यह सारी चीज़ें हैं जो कि टेलीमेडिसिन को बढ़ाने में, इसकी बढ़ोतरी करने में हमारी मदद करती है। तो कुल मिला के यह 4 बिंदु है, एक एक को समझेंगे, एक एक के ऊपर जो भी हमें ज़रूरी चीज़ें जाननी है वो समझने जानने का प्रयास करेंगे। सबसे प्रथम बिंदु में हमें सबसे प्रथम ग्राफ देखना है। देखिए ध्यान से, यहाँ 2 चीज़ों की तुलना की गई है, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। देखिए इसमें से जो रेड वाला है वो है कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि दिस वन, और जो डार्क वन है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि दिस वन। अब समझना है, एक्स एक्सिस के ऊपर हमें टाइमलाइन दी गई है 1990, 95, 2005, 10, 15, 2020, और यहाँ परसेंटेज ऑफ ओल्ड डेथ दिया हुआ है वाई एक्सिस के ऊपर, 30%, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65। ठीक है, अब समझे कि अगर एक्स एक्सिस में हम लोग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाए तो समय जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। 1990 से 95 होगा, 2000 होगा, 2005 होगा,
अब इनमें देखें तो 1990 में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में मृत्यु होती थी वो थी 35 और ठीक उसी समय बिंदु के ऊपर जो कम्युनिकेबल डिजीज है मृत्यु होती थी वो थी 55। गैर संचारी से 35 मौतें होती थी, 35% आई मीन, और संचारी जो रोग होते थे, कम्युनिकेबल डिजीज होते थे इन्फेक्शियस, उससे 55 मौतें होती थी वर्ष 1990 में। अब धीरे धीरे आए तो सीधा आखिरी बिंदु देखते हैं 2020 का। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे हम लोग देखेंगे कि यहाँ हमें स्विफ्ट देखने को मिलेगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से जो मृत्यु है वो ज़्यादा हो जाएगी, वो जो कम थी, और कम्युनिकेबल डिजीज से मृत्यु जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, टेक्नोलॉजी आएगी, नई दवाइयाँ, नए एंटीबायोटिक्स, नए वैक्सीन्स, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका असर हमें यहाँ देखने को मिलेगा। अब देखिए 2020 की बात करें तो कम्युनिकेबल डिजीज जो 55 थे 1990 में वो आज 0 के करीब है, यानी कि 30% से नीचे है। और वहीं अगर नॉन कम्युनिकेबल की बात करें तो 2020 में वो लगभग 65% है। 65% भारत में जो मृत्यु होती है, कुल मृत्यु, उनमें से 65% नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होती है, यानी कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, गैर संचारी से, फैलने से नहीं मगर अपने आप में रोग होने से, जैसे कैंसर है, जैसे डायबिटिक है, आप कह लीजिए हार्ट प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से ये बात स्पष्ट होती है कि मात्र और मात्र कम्युनिकेबल डिसीज को केंद्र में रखकर नीति अगर बनाई तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रैश हो सकता है। मगर यहाँ हमें दोनों को साथ में रखकर, दोनों को एक इक्वल आई से देखकर, इक्वलिटी से देखकर हमें एक नीति का निर्माण करना होगा, तब जाके हम लोग यह क्षेत्र में विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा ग्राफ है जो हमने देखा। उसके बाद देखें तो देखिए यहाँ मृत्यु और उसके कारण दिए हुए हैं, टॉप 10 कारण दिए हुए हैं कि जो भारत में मृत्यु हो रही है उस मृत्यु के टॉप 10 रीजंस क्या है। 2 वर्षों की तुलना है, 2009 की तुलना है, फिर एक दशक के बाद 2019 की तुलना है। यहाँ देखना है हम लोग मात्र और मात्र पहले 3 रोगों को देखेंगे ताकि एक सैंपल ले सके। अन्यथा अगर आपको अन्य रोगों को देखना है तो आप यह सर्वे की जो ओरिजिनल कॉपी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उसमें देख सकते हैं। और यह डॉक्यूमेंट प्राप्त करना बहुत ही आसान है, मैंने आपको कह रखा है। आप गूगल में इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 टाइप करेंगे तो आपको यह लिंक आपके सामने आएगी जो कि डायरेक्ट यह डॉक्यूमेंट तक ले जाएगी, और डॉक्यूमेंट भी इजीली पब्लिकली डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। तो अब देखना है, देखिए 2003 में प्रथम 3 अगर देखें हम लोग तो इसमें एक ही मात्र नॉन कम्युनिकेबल डिजीज था। 2009 में मात्र एक ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीज था। मुख्य प्रथम 3 कारणों में से एक ही कारण था नॉन कम्युनिकेबल का। वहीं 2019 की बात करें तो तीनों के तीनों जो है वो नॉन कम्युनिकेबल है। तीनों के तीनों मुख्य कारण जो है 2019 में अधिक मृत्यु के, वे तीनों के तीनों नॉन कम्युनिकेबल है। तो यहां से फिर से यह एक बार फिर सिद्ध होता है कि मात्र और मात्र कम्युनिकेबल डिजीज को एड्रेस करने से हमारी जो स्वास्थ्य चुनौतियां हैं वो खत्म नहीं होगी, मगर उसमें ज़्यादा इजाफा होगा। बेहतर यही है कि हमें कम्युनिकेबल व नॉन कम्युनिकेबल यानी कि संचारी व गैर संचारी रोगों को ध्यान में रखे हुए हमारी जो नीति है उसका निर्माण करना है, तब जाके हम लोग इसको मात दे पाएंगे। अब उसके बाद देखें तो देखिए यहाँ कोरिलेशन एक दिया हुआ है। ये ग्राफ वैसे तो महत्वपूर्ण नहीं है, मगर यहाँ एक ही चीज समझनी है। देखिए अगर हेल्थ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, फिर भी जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, जो संचारी डिजीज होते हैं, वे आपके देश में, आपके प्रदेश में, आपके क्षेत्र में तबाही मचा सकते हैं, भले ही आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अधिक अच्छा क्यों ना हो। और इसका उदाहरण लेते हुए काफ़ी देशों का जो है यहाँ सर्वे हुआ है, काफ़ी देशों का जहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटी A1 है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर A1 है, चाहे वो इटली हो, चाहे वो अन्य यूरोप के देश हो, चाहे वो अमेरिका हो। सभी जगहों पर यह देखा गया है कि कम्युनिकेबल डिजीज जो है वे अच्छे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी फैल सकते हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ
एक बाजू टोटल डेथ है पहले ग्राफ में, और दूसरे ग्राफ में टोटल जो है केसेस है, ठीक है। आई मीन टोटल केसेस ऊपर है और टोटल डेथ्स नीचे है, मगर यहाँ दोनों में इजाफा देखने को मिलता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने के बावजूद भी, ठीक है। तो यहाँ से यह बात प्रतिपादित होती है कि कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि संचारी रोग अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के पश्चात भी फैलते हैं। तो ये बात हमें यहां ध्यान रखनी है, ठीक है। चाहे कितनी भी अच्छी हेल्थ सुविधाएं क्यों ना हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मगर एक बार कम्युनिकेबल डिजीज की एंट्री हो गई तो उसे रोकना, उसे संभलना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा कठिन है, वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। हालांकि इसको स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली इसमें से कोई प्रश्न पूछा जाए उसके चांसेस जो है वो बहुत ही न्यूनतम है, मगर हमें मालूम होना चाहिए कि जहाँ अच्छा हेल्थ सेक्टर है, जहाँ अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ अच्छा हेल्थ स्पेंडिंग है गवर्नमेंट के द्वारा हेल्थ सेक्टर में, वहाँ भी कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो तबाही मचा सकता है, इनफैक्ट मचाई है। अब यह बात रही पहला बिंदु की। अब हमें देखना है दूसरा बिंदु, जो कि वर्तमान भारतीय स्वास्थ्य सेवा नीति के ऊपर हमारी जो है नज़र को, हमारी समझ को स्पष्ट करता है। इसमें काफ़ी सारे आंकड़े हैं, काफ़ी तथ्यों का यहाँ सहारा लिया हुआ है, और सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे प्रथम तो यहाँ एक रैंकिंग पेश की गई है, और यह रैंकिंग स्वास्थ्य गुणवत्ता को नापने के लिए है कि जो आपके देश में जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसकी गुणवत्ता क्या है, कितनी क्वालिटी है उसकी, अच्छी या बुरी। और इस रैंकिंग में भारत की जो स्थिति है या जो भारत का प्रदर्शन है वो बहुत ही श्रमजनक है। कुल 180 नेशंस में से भारत का रैंक है 145th। इसका मतलब ये है कि भारत के पीछे मात्र और मात्र सब सहारन नेशंस ही बचे हैं जो कि दुनिया के गरीब देशों में गिने जाते हैं। नेपाल है, भूटान है, अन्यथा बाकी के सारे देश इंक्लूडिंग चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारे भारत से अच्छे हैं। यह सारे देशों में भारत से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं है, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली है। तो ये बहुत ही यहाँ देखने वाली बात है। दूसरी बात करें तो यहाँ हॉस्पिटलाइजेशन रेट हमें दी हुई है, यानी कि अस्पताल में भर्ती दर, कितने लोग करीब करीब अस्पताल में भर्ती होते हैं उसकी यहाँ गिनती है। तो अगर भारत के संदर्भ में देखें तो यह मात्र और मात्र 3 से 4% है, यानी कि प्रति 100 व्यक्ति में जो ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं वे 100 में से मात्र और मात्र 3 से 4 ही हॉस्पिटलाइज होते हैं जरूरत होने के बावजूद भी। अन्यथा अन्य लोग केमिस्ट के पास दवा लेकर घर चले जाते हैं, हॉस्पिटल में जाना, हॉस्पिटल में भर्ती होना पसंद नहीं करते हैं। तो ये अपने आप में एक थोड़ी गलत बात है भारत के लिए, जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्लस मिडिल इनकम कंट्रीज की बात करें, यही परिमाण में मिडिल इनकम कंट्रीज, तो यही दर 8 से 9% है। और वहीं ओसीईडी नेशंस की बात करें तो ये दर लगभग 13 से 14% है। तो यहाँ सबसे अधिक दर हमें देखने को मिलता है। यहाँ और भारत का डिफरेंस देख लीजिए, 10% का डिफरेंस है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ा है, और यही बात यहाँ सिद्ध करती है कि भारत में जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट है वो बहुत ही कम है। लोगों को सबसे पहले तो सही जानकारी नहीं होती, जिसे इंफॉर्मेशन एसिमेट्री कहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे उसके बारे में, मगर यहाँ एक बार इसका उल्लेख करना ज़रूरी है। तो यह इंफॉर्मेशन एसिमेट्री की वजह से किसी भी व्यक्ति के दिमाग में एक हाव उत्पन्न होता है, एक डर उत्पन्न होता है हॉस्पिटल्स को लेकर या पूरे क्षेत्र को लेकर। तो इसी की वजह से यहाँ रेट कम है, वो भी एक कारण है, जैसा कई विशेषज्ञों के द्वारा कहा गया है। अब कुछ एक ग्राफ्स का यहाँ हम लोग उपयोग करके यह पूरी परिस्थिति को देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, IMR यानी कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड MMR यानी कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट,
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि जो बच्चों का जन्म होता है उनमें से कितने बच्चों की मृत्यु होती है प्रति 1000 जन्म, पर 1000 लाइव बर्थ्स। वहीं जो मैटरनल रेट है उसमें कितनी माताओं की मृत्यु होती है शिशु को जन्म देने के वक्त प्रति 1,00,000 जन्म, पर 1,00,000 बर्थ्स। अब देखेंगे यहां सबसे पहले मैं आपको ग्राफ की जानकारी दे दूं। ब्लू कलर्ड जो है वो 2000 की बात है, 2000 ईस्वी सन की, और 2019 जो है वो लाल कलर में है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर हमें अलग अलग देश दिए हुए हैं दोनों ही साइड, चाहे वो इन्फेंट मोर्टेलिटी हो चाहे वो मैटरनल मोर्टेलिटी हो। सबसे पहले पैनल ए में देखते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। अब अगर यहाँ भारत की बात करें तो भारत में 2009 में प्रति 1000 जन्म 66.7 शिशुओं की मृत्यु हो जाती, 66.7 शिशुओं की 2009 में, और 2019 की बात करें तो वो कम होकर आ गई है 32। तो ये अपने आप में एक सुधार की बात है, सकारात्मक पहलू है भारत के लिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में। ये में याद रखना है कि 2019 की तुलना में आज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम है, काफ़ी नियंत्रण में है। वहीं मैटरनल मोर्टेलिटी की बात करें तो सेम, इंडिया जो है वो 2009 में 374 मृत्यु देखता था माओ की, ठीक है, और वो कम होकर आज 2019 में हो गई 145 ओनली, यानी कि मोर देन डबल जो है वो घट गई है। ये भी यहाँ सुधार है भारत की बात करें तो भारत की अपने आप की तुलना में दो समय के अलग अलग बिंदुओं में हमें सुधार देखने को मिलता है। ये बात हमें यहाँ सिद्ध करनी है, समझना है, याद रखनी है, क्योंकि ये प्रिलिमिनरी का भी प्रश्न हो सकता है। और प्रिलिमिनरी में आमतौर पे ऐसे आंकड़ों के ऊपर भार दिए जाते हैं और ऐसे सर्वेक्षणों को आधार बनाकर यह ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारी प्रीलिम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुख्य परीक्षा के लिए तो है ही है, मगर यहाँ प्रीलिम के लिए भी ये जो तथ्यात्मक माहिती है आपके सामने वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमें नंबर ऑफ जो नेशंस है उसका भी यहाँ हमें एक प्रकार का आप समझ लीजिए कि कंपैरिजन दे सकते हैं कि भाई उसको एक उचित क्रम में आप लगाइए, बढ़ते क्रम में, कम होते क्रम में लगाइए, तो हमें यह सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो अपने आप में भारत की कंपैरिजन करें दो अलग अलग समय के बिंदुओं के ऊपर 2009 2019, तो भारत में दोनों परिमाणों में सुधार हुआ है। चाहे वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, भारत ने सुधार देखा है, चाहे वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हो, भारत ने सुधार देखा है। मगर अगर अन्य देशों के साथ भारत की तुलना करें तो भारत का जो प्रदर्शन है वो बेहद खराब है। चीन है, बांग्लादेश है, भूटान है, कंबोडिया है, ये सारे देश जो है उनका प्रदर्शन भारत से कई अधिक गुना ज़्यादा अच्छा है। तो इस मामले में भारत को अभी भी यह आंकड़ों को कम करना है। जो आज IMR 32 है वो कम करके 10 तक लानी है, 8 तक लानी है, 0 करना है। वहीं MMR जो आज 145 है उसे कम करके 100 के अंदर, 50 के जो है आसपास हमें लाना है, तब जाके एक अच्छा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में डेवलप हुआ ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये बात रही IMR और MMR की। अब डिफरेंट रीजन्स की बात करें अगर, तो यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर आप देख सकते हैं यूरोपियन रीजन है, अफ्रीकन रीजन है, रीजन ऑफ अमेरिकाज है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन है, भारत है, ग्लोबल है, सारी चीज़ें हैं। यहाँ दिखाया क्या गया है वो हमें समझना है। सबसे पहले देखिए यहाँ जो डार्क कलर है यानी कि ऊपर वाला, उसमें कहा गया है कि पॉपुलेशन विथ एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मोर देन 10% ऑफ द इनकम। और वहीं जो लाइट कलर है उसमें कहा गया है कि एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मोर देन 25% ऑफ देयर इनकम। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति अपनी आय के या अपने व्यय के 10% से अधिक स्वास्थ्य क्षेत्र के पीछे व्यय करता है, स्वास्थ्य क्षेत्र में स्पेंड करता है, तो वो डार्क कलर कोडेड है यहाँ। और वहीं जो व्यक्ति या जो व्यक्तियों का समूह अपनी आय या अपने कुल व्यय के 25% से अधिक स्वास्थ्य क्षेत्र में जो है वो खर्चता है या व्यय करता है, तो वो यहाँ लाइट कलर कोडेड है। अब देखना है एक्स एक्सिस के ऊपर तो हमने
अलग अलग रीजन देखे, उसकी कंपैरिजन देखी, वाई एक्सिस के ऊपर परसेंटेज पॉपुलेशन है, ठीक है, कि कितना परसेंटेज पॉपुलेशन कितने फीसदी से अधिक स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी व्यय करता है, जो है एक्सपेंस करता है। अब देखिए यूरोपियन रीजन है, सारी चीजें हैं। सबसे प्रथम हम लोग यहाँ ग्लोबल देखेंगे। ये ग्लोबल है कि ग्लोबल में क्या है कि जो डार्क कलर है वो 13% है, यानी कि कुल पूरे विश्व की आबादी में से जो 13% लोग हैं वे लोग अपनी आय या अपने व्यय का 10% से अधिक हिस्सा स्वास्थ्य संबंधी व्यय करते हैं, यानी कि दे आर स्पेंडिंग ऑन देयर हेल्थ मोर देन 10% ऑफ देयर इनकम और ऑफ देयर टोटल एक्सपेंडिचर। यहाँ दोनों परिमाण में ध्यान में रखने हैं, या तो इनकम या तो उसका एक्सपेंडिचर। तो 13% लोग ऐसे पूरे विश्व में है। अब दूसरा परिमाण देखें कि 25% से अधिक व्यय करने वाले लोग, तो इतने मात्र है 3% पूरे विश्व में, कि मात्र और मात्र 3% लोग ही ऐसे हैं जो कि अपने आय या अपने व्यय के 25% से अधिक का हिस्सा जो है वो स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी व्यय में जो है वे लोग उपयोग करते हैं, यानी कि व्यय करते हैं, ठीक है। अब ग्लोबल की कंपैरिजन भारत से करें तो समझिए भारत यहाँ यह 13 की लिमिट है जो कि ग्लोबल लिमिट है, तो भारत यहाँ उससे ज्यादा 17 कर रहा है, यानी कि भारत की 17% जनसंख्या अपनी कुल आय का या व्यय का 10% से अधिक हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र को देते हैं। वहीं 4% भारत में लोग ऐसे हैं जो कि अपनी आय का 25% या उससे ज्यादा अपनी आय का या अपने व्यय का स्वास्थ्य क्षेत्र में स्पेंड करते हैं। तो ग्लोबल लेवल की दृष्टि से एक्सपेंस ओवर 10%, उसमें भारत 4% आगे है। 4% जनसंख्या ज्यादा ग्लोबल लेवल से या वैश्विक स्तर से ज्यादा 10% से अधिक पैसे खर्च करती है। वहीं अगर 25% से अधिक का परिमाण देखें तो ग्लोबल की तुलना में 1% ज्यादा भारत के लोग 25% से अधिक अपनी आय या अपने व्यय का हिस्सा जो है वो स्वास्थ्य क्षेत्र में डालते हैं। तो आमतौर पे यहाँ अगर देखें तो भारत का प्रदर्शन अच्छा है, ये और अच्छा होना चाहिए। 10% के जो 17% है वो 50% होना चाहिए, भले ही आने वाले 2 दायकों में हो, 25 वर्षों में हो, 30 वर्षों में हो, मगर ये जो आंकड़ा है वो 50% होना चाहिए। और ये भी आंकड़ा बढ़ना चाहिए। 25% से ज्यादा एक्सपेंस करने वाले लोग स्वास्थ्य क्षेत्र में, वो आज 4 है, वो भी 10, 12, 15 होना चाहिए आने वाले समय में, तब जाके वास्तविक रूप से स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार देखने को मिलेगा। तो यह बात रही एक्सपेंस की ओवर एंड अबव परसेंटेज की। अब यहाँ अगर देखें संविधान की बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र जो है वो राज्य सूची का विषय है। अगर हमारी 7वीं अनुसूची देखें तो उसमें 3 सूचियां है, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है या संयुक्त सूची है। उसमें से राज्य सूची में स्वास्थ्य क्षेत्र पड़ता है, यानी कि यह जिम्मेदारी राज्यों की है स्वास्थ्य क्षेत्रों में व्यय करने की, एक्सपेंस करने की। और जो कुल व्यय होता है इस क्षेत्र में उसमें से 66%, 66% जो व्यय होता है वो स्टेट्स के द्वारा किया जाता है। और इन सारी चीजों को अगर मिला ले, केंद्र के द्वारा होता व्यय, राज्यों के द्वारा होता व्यय, सारी चीजों को मिला ले और देखे तो भी भारत का क्रम जो है वो बहुत ही पीछे है। और लगभग 189 देशों में भारत का रैंक है 179th। तो यहाँ भी बहुत ही अधिक स्पेंडिंग की जरूरत है, चाहे वो स्टेट के द्वारा हो चाहे वो सेंटर के द्वारा हो, मगर इस क्षेत्र में स्पेंडिंग की जरूरत 100% है, ठीक है। तो यही बात है जो कि हमें यहाँ देखनी थी। अन्यथा यह ग्राफ जो है वो हमें इतना उपयोगी नहीं है। मगर यहाँ एक बात हमें यहाँ इसमें से देखनी है, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है, यानी कि किसी भी राज्य की, अगर जैसे जैसे वो ज्यादा होगी वैसे वैसे वो राज्य जो है वो हेल्थ के पीछे ज्यादा पैसे उपयोग में लेगा, ज्यादा पैसों का व्यय करेगा। सीधी सी बात है, पॉजिटिव कोरिलेशन देखने को मिलेगा। जैसे जैसे राज्य की जो जीडीपी है वो बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे राज्य के द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में होता व्यय जो है वो भी बढ़ता जाएगा। यानी कि देयर इज अ वेरी पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन both the factors. When domestic product of a state will increase,
बाय डिफॉल्ट हेल्थ स्पेंडिंग या हेल्थ सेक्टर स्पेंडिंग ऑफ दैट स्टेट विल इंक्रीज टू। तो ये बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है। ये प्रिलिमिनरी में भी पूछा जा सकता है, एक वाक्य हमें दिया जा सकता है और कहा जा सकता है कि आप इसके ऊपर चर्चा कीजिए, सत्य है असत्य है। तो ये रिलेशन हमें अगर नहीं मालूम है तो वो वाक्य जो है वो हमारे लिए कुछ काम का नहीं रहेगा, हम उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। मगर यहाँ अगर यह चीज़ों को समझा होगा, भले ही टेक्निकली हम लोग यहाँ नहीं उतर रहे हैं, मगर जो नॉन टेक्निकल ओवरव्यू यहाँ हमें लेना है वो ये है कि एज स्टेट जीडीपी राइजेस, स्टेट हेल्थ एक्सपेंस विल राइज टू। वो दोनों साथ में ही ऊपर आएंगे। अब जैसे आपको मालूम है, स्वास्थ्य क्षेत्र मात्र और मात्र दवाइयाँ उपकरण से नहीं होता, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, वेल ट्रेंड, वेल स्किल्ड, वेल इक्विप्ड ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। तो यहाँ कुछ उसके भी हमारे पास आंकड़े हैं जो कि यहाँ सर्वे में दिए हुए हैं। और यह सारी चीज़ों में भारत जो है उसका परफॉर्मेंस थोड़ा हमें कम देखने को मिलता है। भारत के कुछ स्टेट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, अन्यथा बाकी के जो स्टेट्स है दे आर वेरी पुअर। देखेंगे यह पूरा सिनेरियो यहाँ। डेंसिटी ऑफ डॉक्टर, नर्स एंड मिडवाइफ, ये सारे मेडिकल स्टाफ है सारे, या स्वास्थ्य कर्मी कह लीजिए। तो अगर स्वास्थ्य कर्मी में आपको बोलूँ तो इसमें तीनों चीज़ों को गिनना है, डॉक्टर्स को भी गिनना है, नर्सेस को भी गिनना है, मिडवाइफ्स को भी गिनना है, आयुर्वेद डॉक्टर्स है उनको भी गिनना है, सारे लोगों को यहाँ गिनना है। अब देखिए WHO के द्वारा जो एक रेखा बनाई गई है उसके तहत कहा गया है कि प्रति 10,000 की जनसंख्या में 45 स्वास्थ्य कर्मी की संख्या जो है वो पर्याप्त है। ज्यादा हो तो अच्छा है, बेहतर है, मगर प्रति 10,000 व्यक्ति 45 स्वास्थ्य कर्मी होने ही चाहिए, ये पर्याप्त मानी जाती है। और एक मिनिमम न्यूनतम स्तर भी हमें दिया हुआ है कि भले सरकारों की मेहनत के बावजूद भी यहां तक अगर नहीं पहुंचा गया तो 23 तो होनी ही है। 23 की संख्या पर 10,000 पीपल होनी ही चाहिए, ठीक है, ये इसका एक परिमाण है। अब देखिए यह ग्राफ, ये WHO कहता है और सारे देशों को इसको मानना पड़ता है, या अगर ये माने WHO की बात है तो हमारे लिए, हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए, देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। तो इसलिए हमने यहाँ इसको आइडल बनाया है, सर्वे ने भी इसको ही आइडल बनाया है। देखेंगे अब यहाँ कुछ एक नीचे राज्य है एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर हमें डेंसिटी देखने को मिलती है कि प्रति 10,000 कितने स्वास्थ्य कर्मी प्रति राज्य में मौजूद है। देखिए यहाँ लेस देन मिनिमम डेंसिटी, यहाँ जो मिनिमम डेंसिटी है वो 23 की है, तो 23 से नीचे के जो राज्य है वो यहां तक है। अगर आप देखें झारखंड से पंजाब, ये सारे मिनिमम डेंसिटी वाले हैं कि WHO ने जो 23 की मिनिमम लिमिट रखी है उससे भी कम है। यहाँ पंजाब में, गुजरात में, आसाम में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, सारे राज्यों में यह कमी देखने को मिलती है। मात्र और मात्र केरला ही अपवाद है जिनके स्वास्थ्य कर्मी पर्याप्त संख्या से भी ज्यादा है। पर्याप्त WHO ने बोला है प्रति 10,000 45, यहाँ पर 10,000 65 हेल्थ केयर वर्कर्स आर देयर। तो केरला अपने आप में एक ही ऐसा राज्य है जो कि इसमें एक्सेप्शन है, अपवाद है। अन्यथा सारे जो है वे कम स्वास्थ्य कर्मियों के साथ अपनी कोरोना के सामने जंग लड़ रहे हैं। इनमें सारे राज्यों का समावेशन है। यहाँ तक के जो राज्य है वेस्ट बंगाल से लेके दिल्ली तक, इसमें जो पर्याप्त संख्या दी हुई है इससे कम है, यानी कि 23 और 45 के बीच में है। कहीं 30 है, कहीं 32 है, कहीं 28 है, ठीक है, मगर उस रेंज के बीच में है, इनफ एंड मिनिमम के बीच में, ठीक है। वेस्ट बंगाल है, तेलंगाना है, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इतने सारे राज्य है और ये हमारे राज्यों का परफॉर्मेंस है। अब आगे देखें तो भारत में देखिए अब यहाँ एलाइड नर्सेज और एलोपैथी तीनों का यहाँ अलग अलग विभाजन किया गया है और चीजों को देखने का प्रयास किया हुआ है कि यहाँ एलाइड स्टाफ की संख्या कितनी है, नर्सेस की संख्या कितनी है, एलोपैथी व आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की संख्या कितनी है। तो इसमें मात्र और मात्र एक तो है पंजाब हमारा,
दूसरा है हिमाचल। तो यहाँ स्टेट वाइज हमें बाइफरकेटेड जो डेंसिटी है वो दिखाने का प्रयास किया गया है, जो कि आपको स्टडी करना है मात्र और मात्र। अगर इसे आप याद ना भी रखें तो भी बेहतर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको स्वयं देखना है। अब आगे देखें तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की बात आती है, क्योंकि भारत है, जैसे हमें मालूम है, भारत एक फ्री मार्केट है, फ्री इकोनॉमी है। प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ जो है हंसते खेलते अपना व्यवसाय कर सकते हैं, वहीं पब्लिक सेक्टर तो है ही है, जो कि सरकार की जिम्मेदारी है। मगर आमतौर पे अगर हम देखें हमारे आसपास भी कि कोई एक व्यक्ति किसी भी रोग के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती है, यानी कि पब्लिक या कम्युनिटी हॉस्पिटल में भर्ती है, और वहीं दूसरी व्यक्ति वही सेम बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती है, तो दोनों के बीच में जो खर्च का अंतर है, जो व्यय का अंतर है, वो बहुत ही बड़ा है। और ये अंतर इसलिए बड़ा है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा व्यय होता है, बहुत ही ज़्यादा खर्च होता है। वहीं उसी बीमारी को ठीक करने के लिए ट्रीटमेंट अगर सिविल अस्पताल में की जाए, पब्लिक अस्पताल में की जाए, तो उसका खर्च जो है या उसका व्यय जो है वो बहुत ही कम रहता है। तो ये गैप है जो कि हमें उसे वाइडनिंग होते बचाना है, इसे नैरो करना है और नैरो करना है। समझे? 3 वर्ष दिए हुए हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। हॉस्पिटलाइजेशन केयर है, आउट पेशेंट केयर है। देखिए, इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों प्रकार की केयर होती है। इन पेशेंट यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हुआ तो उसे इन पेशेंट कहते हैं, और अगर कोई भी व्यक्ति ओपीडी लेकर अपने घर चला गया, मात्र और मात्र दवाइयों से अच्छा हो गया, तंदुरुस्त हो गया, तो उसे आउट पेशेंट कहते हैं। दोनों का यहाँ कंपेरिजन दिया हुआ है, चाहे वो हॉस्पिटलाइजेशन हो, इन पेशेंट हो, चाहे वो आउट पेशेंट हो। सबसे प्रथम हॉस्पिटलाइजेशन देखते हैं। 2004-14 और 2017-18 के आंकड़े हैं। मात्र और मात्र 17-18 देखेंगे। देखिए, यहाँ जो डार्क पोर्शन है वो है रूरल एरिया का, ग्रामीण का, और जो लाइट पोर्शन है वो है शहरी विस्तार का। तो सबसे प्रथम यहाँ हम लोग ग्रामीण विस्तार देखें। देखिए, जो 46 है, ठीक है, कोई भी एक बीमारी के लिए ग्रामीण विस्तार में अगर ट्रीटमेंट लेगा कोई, तो उसका खर्च होगा 46, और वहीं जो रूरल अर्बन एरिया है, आई एम सॉरी, वहाँ खर्च होगा 35। ये बात है हॉस्पिटलाइजेशन केयर की। तो यहाँ से प्रतिपादित होता है कि रूरल एरिया में जो पब्लिक हेल्थ है या पब्लिक सेक्टर है वो थोड़ा सा महंगा है इन कंपैरिजन टू अर्बन एरिया। और वहीं आउट पेशेंट केयर की बात करें, सेम ईयर का हम लोग लेते हैं, तो 33% है, और वहीं 26% है। ठीक है, इतना फर्क अर्बन और रूरल एरिया में देखने को मिलता है। आमतौर पर रूरल एरिया ज़्यादा होता है, रूरल एरिया का जो खर्च है वो ज़्यादा होता है, वहीं अर्बन एरिया का खर्च थोड़ा कम रहता है, क्योंकि सहूलतें ज़्यादा होती है। अब आगे देखें तो अब हमें स्पेंडिंग देखना है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच का। देखिए, यहाँ 2 ग्राफ हमारे सामने है, जिसमें सबसे प्रथम ग्राफ में आउट पेशेंट केयर की बात की गई है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो मात्र और मात्र केमिस्ट के पास दवाइयाँ लेके फिर घर जाएगा, घर पर आराम करेगा, स्वस्थ होगा। इसमें प्राइवेट और पब्लिक है। पब्लिक जो है वो डार्क कलर कोडेड है, प्राइवेट जो है वो लाइट कलर कोडेड है। और किसी भी रोग देख लीजिए, किसी भी रोग, हम लोग यहाँ कैंसर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर कोई भी व्यक्ति आउट पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उसका व्यय अगर हमें जानना है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में, तो देखिए, जो डार्क कलर कोडेड है वो पब्लिक सेक्टर है, और जो लाइट कलर कोडेड है वो प्राइवेट सेक्टर है। तो यहाँ कैंसर के इलाज में पब्लिक सेक्टर में खर्च आएगा 2643 रुपीज़ का, और वहीं प्राइवेट सेक्टर में वो खर्च होगा 4447, यानी कि 2 गुना। कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी प्राइवेट सेक्टर का व्यय जो है वो हर हमेशा ज़्यादा ही होगा इन कंपैरिजन टू कम्युनिटी हॉस्पिटल्स। वहीं इन पेशेंट केयर देखें तो सेम रिजल्ट में देखने को मिलेगा। इसमें भी हम कैंसर की बीमारी का ही उदाहरण लेते हैं, तो हॉस्पिटलाइजेशन खर्च पब्लिक सेक्टर में आएगा 27,146,000, और वहीं प्राइवेट में आएगा 99,871,000, यानी कि 1 लाख के करीब। कहाँ 27,000 जो 30,000 के करीब है, कहाँ 99,000 जो कि 1 लाख के करीब है। तो ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है कॉस्ट में, और यही वाइडनिंग गैप जो है वो हमें कम करना है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। खर्च जो है वो समान ही रहना चाहिए, और इसके लिए एक
इस क्षेत्र की नियंत्रण करने वाली या एक नियामक एजेंसी की जरूरत है, यानी कि एक रेगुलेटरी होनी चाहिए जो मात्र और मात्र मेडिकल सप्लाईज, मेडिकल सर्विसेज का जो है नियंत्रण करे और एक रेगुलेशन उनके ऊपर बनाए रखे। तो ये दोनों सेक्टर का कंपैरिजन था। अब यहाँ ये भी देखना है कि मात्र और मात्र अस्पताल खोलने से चीज़ें जो है वो समझ नहीं सकती। हेल्थ सेक्टर डेवलप्ड हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हमारे देश में इतने प्राइमरी हेल्थ सेंटर से, इतने जो है आप समझ लीजिए कि अर्बन हेल्थ सेंटर से या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से, जो कोई भी हो, उससे बात नहीं बनने वाली है। भले ही कम हो मगर गुणवत्तापूर्ण हो, ये चीज़ ज़रूरी है आज हमारे भारत के लिए। ठीक है, 100 अस्पताल होने की बजाय मात्र 50 हो, मगर 50 बहुत ही अच्छे हो, गुणवत्तापूर्ण हो, उनके स्टाफ जो है वो गुणवत्तापूर्ण हो, दक्ष हो, तो वो 50 वो 100 से अधिक फायदा करेगा। देखिए यहाँ हमारे पास एक ग्राफ है जो कि इकोनॉमिक सर्वे से ही मिला है, जिसमें भारत की एक कंपैरिजन दी हुई है। इसमें जो लाइट कलर कोडेड है वो है नॉन यूटिलाइजेशन, यानी कि उन्होंने कोई भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग ही नहीं किया। और वहीं जो डार्क कलर कोडेड है उनको स्वास्थ्य सेवाएं जरूर मिली, मगर बहुत ही नीच कक्षा की, नीच गुणवत्ता की। अब देखिए जो लाइट कलर कोडेड है उसकी कितनी मृत्यु हुई? 8,38,473, जिनको स्वास्थ्य सेवा मिली ही नहीं या उन्होंने ली ही नहीं। और जिनको बहुत ही निम्न कक्षा के मिली उनमें मृत्यु हुई 15,99,870, यानी कि 16 लाख पूरे। तो ये डिफरेंस है, डबल हो गया। तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ डॉक्टर्स ज़्यादा हो उससे कुछ नहीं होगा। देयर शुड बी क्वालिटी, वे गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, तब जाके हम लोग यह इस क्षेत्र की इस चुनौती को एड्रेस कर पाएंगे, समाधान ला पाएंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छा यहाँ जो है परिमाण था जो कि हमने देखा। ठीक है, अब तीसरे चरण की अगर बात करें तो तीसरा चरण स्वास्थ्य बाजार विफलता एवं नियामक संस्था की बात करता है, जिसमें 3 बिंदुओं में देखने हैं। सबसे प्रथम उसमें से है अनिश्चितता की मांग। अनिश्चितता की मांग। दूसरा है सूचना विषमता। और तीसरा है नियामक संस्था। देखिए तो यहां यही देखने की बात है, अनिश्चितता की मांग, क्योंकि यह बीमारियां अनिश्चित होती है। अगर व्यक्ति के तौर पर देखें तो कोई भी व्यक्ति यह कह नहीं सकता कि वो व्यक्ति कब बीमार पड़ने वाला है, कौन सी बीमारी उसे होने वाली है, किन किन प्रकार के इलाज उसको चाहिए, किन किन प्रकार की दवाइयाँ, इंजेक्शंस वगैरह उसको चाहिए। यह संपूर्णतः एक अनिश्चित बात है, यानी कि अनसर्टेन है। सेम गोज विद द कंट्री। पूरा राष्ट्र भी यह तय नहीं कर सकता कि पूरा राष्ट्र कब किसी बीमारी में फंस जाएगा, कौन सा प्रकार की बीमारी होगी, क्या वो संचारी होगी, गैर संचारी होगी, किन दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, किन चीज वस्तुओं की, किन उपकरणों की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आज जैसे कोरोना में ऑक्सीजन सिलेंडर्स, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ रही है। हो सकता है 5 या 10 वर्ष के बीच में अन्य कोई महामारी आए और वो भिन्न प्रकार की हो, तो उसमें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन का कोई उपयोग ही ना हो, संभवतः हो सकता है। तो यहाँ ये अनिश्चितता की मांग है। यह पूरा क्षेत्र अनिश्चितताओं से भरा है। यहाँ कोई चीज जो है वो निश्चित नहीं है। यहाँ मात्र और मात्र 2 ही बिंदु हो सकते हैं। सबसे प्रथम यह पूरी चीजें अनुमान के ऊपर चलती है कि कोरोना फेफड़ों का रोग है तो ऑक्सीजन चाहिए, फेफड़ों का रोग है तो वेंटिलेटर चाहिए, फेफड़ों का रोग है तो रेमडेसिविर चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्लस यहाँ स्वास्थ्य बीमा, ये भी महत्वपूर्ण बात है कि अगर अनिश्चितता के सामने लड़ना है, अगर उसे हराना है, तो स्वास्थ्य बीमा एक हमारा अच्छा हथियार बन सकता है, उससे हम लोग लड़ सकते हैं। तो यहाँ 2 बिंदुओं में देखने हैं। साथ ही में सूचना विषमता, यानी कि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। भारत का समाज अधिकांश रूप से अशिक्षित है, साक्षरता धीरे धीरे बढ़ रही है, तो यहाँ सूचना विषमता बहुत ही ज्यादा प्रमाण में देखने को मिलती है। आपको मालूम होना चाहिए कि काफी प्रकार की अफवाहें भी चल रही है भारत में। ठीक है, काफी प्रकार की अफवाहें है, प्लस जो वैक्सीन रेजिस्टेंसी है वो भी एक
इसका ही प्रमाण है, सूचना विषमता ही है वो एक प्रकार की। तो यहाँ जनसंख्या के लिए या पूरी जनसंख्या को यह सूचना विषमता से निकलना होगा और सच्ची माहितियों तक पहुंचाना होगा। उनको स्वास्थ्य बीमा से वाकिफ करवाना होगा, स्वास्थ्य बीमा के काफ़ी फायदे हैं वो उनको समझाने होंगे, तब जाके उनका विश्वास जो है वो ऐसे बीमाओं के ऊपर बैठेगा, वे बीमाओं को लेना शुरू करेंगे। इस प्रकार से उनको एक स्वास्थ्य सुरक्षा या कवच मिल सकता है। तो यहाँ सूचना विषमता एक अपने आप में बहुत ही बड़ी समस्या है। जैसे मैंने आपको बताया वैक्सीन रेसिस्टेंसी है, यह भी एक अपने आप में सूचना विषमता है। अंधश्रद्धा, दूर दराज के जो भारत के जो गांव है वहाँ अंधश्रद्धा आज भी प्रचलित है। तो आज भी वो कोरोना को ऐसे ही देखते हैं कि कोरोना कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो जो है जो भगवान है वो हमसे नाराज है, हम लोग ये करें वो करें चला जाएगा। ठीक है, तो ये अपने आप में एक सूचना विषमता है जो कि घातक है और इससे ही इन्फोडेमिक होता है। ठीक है, यहाँ WHO इन्फोडेमिक के ऊपर बहुत ही भार दे रहा है क्योंकि उनका कहना है कि पैंडेमिक इन्फोडेमिक से काफी गुना बड़ा हो सकता है। ठीक है, पैंडेमिक वैसे तो 10 है, मगर अगर उसमें इन्फोडेमिक मिला, गलत सूचनाएं, अफवाहें, यह सारी चीजें अगर मिली तो वो पैंडेमिक 10 का सीधा 50 हो जाएगा, सीधा 100 हो जाएगा। तो इस तरह इन्फोडेमिक जो है वो पूरे पैंडेमिक को फ्यूल करता है, ऐसा WHO का कहना है। तो यहाँ सूचना विषमताओं से बचना होगा, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री खत्म करनी होगी। नियामक संस्था, यस, क्योंकि फ्री मार्केट है भारत में, स्वास्थ्य संबंधी जो चीजें हैं, जो सेवाएं हैं, वो भी मुक्त बाजार में ही हमें मिलती है। तो इसलिए यहाँ काला बाजारी होती है, होर्डिंग होती है, संग्रहखोरी होती है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज अगर चाहिए तो वो टाइम से नहीं मिल पाती। साथ ही में हमें दाम का भी मालूम नहीं होता कि जो चीज हम यूज कर रहे हैं उसका वास्तविक दाम क्या है। हम लोग मात्र और मात्र डॉक्टर्स के जो है भरोसे चलते हैं, और प्लस हम लोग ऐसे डॉक्टर्स के पास जाते हैं जिनका ज़्यादा बड़ा नाम हो और समझते हैं कि ज़्यादा बड़ा नाम होने से वो हमें ठीक कर देगा, मगर वो हमारी गलतफहमी है। तो ये भी एक प्रकार की इंफॉर्मेशन एसिमेट्री है। ठीक है, हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा इलाज कौन से अस्पताल में होगा, कौन से डॉक्टर के पास होगा, अच्छा होगा, क्या है दाम मेडिकल सेवाओं के, इत्यादि चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। मगर हमें नहीं मालूम, अधिकांश भारत के समाज को नहीं मालूम, इसीलिए यहाँ एक नियामक संस्था की आज जरूरत है, यानी कि रेगुलेटरी। जैसे हमें बैंक के संदर्भ में देखने को मिलती है, इंश्योरेंस के संदर्भ में देखने को मिलती है, वैसी ही रेगुलेटरी हमें यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्र में देखने को नहीं मिलती, जो अब आज एक समय की मांग है। इसके साथ एक तीसरा चरण है यहाँ, जो कि हाइपरबोलिक जो घटनाएं हैं उसके साथ संबंधी है। हाइपरबोलिक प्रोसेस उसे कहते हैं, और उसमें कहा गया है कि जो अतिशयोक्ति होती है, कोई भी व्यक्ति जो है अगर शिस्त का पालन नहीं कर रहा, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं कर रहा, या आप समझ लीजिए कि शारीरिक रूप से अपने शरीर को तबाह कर रहा है किसी भी वस्तु से, चाहे वो मदिरापान हो या चाहे वो अन्य कोई भी जो है चीज़ों का ग्रहण हो, तो यहाँ ये भी एक बहुत ही गंभीर बात है। व्यक्तिगत रूप से जो अतिशयोक्ति वाला रुझान जो है वो अपने आप में बड़ा हो जाएगा और पूरे देश को कोई बड़ी आफत के सामने लाकर खड़ा कर देगा। तो यहाँ हाइपरबोलिक प्रोसेस जो है वो भी कम करनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। और ये हाइपरबोलिक जो प्रोसेस है वो भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूचना विषमता के साथ ही जुड़ी हुई है। लोगों को मालूम ही नहीं है कि कोरोना जो संक्रमण है वो किसी के करीब आने से आता है। ठीक है, मगर यहाँ भारत में जैसे आपको देखने को मिलेगा कि नो सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल इज फॉलोड, नो मास्क वेयरिंग, नो सैनिटाइजिंग द हैंड्स या सैनिटाइजिंग द क्लॉथ्स, यहाँ कुछ नहीं होता। तो ये एक अतिशयोक्ति वाला रुझान है। व्यक्तिगत रूप से भले ही कम नुकसानी हो, मगर सार्वजनिक रूप से इन अ कलेक्टिव मैनर इट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव, जो कि हमें रोकना होगा। और यह सारी चीज़ों के लिए एक नियामक संस्था ही काफ़ी है, जो कि यह सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सके, रेगुलेट कर सके। तो यही सारी चीज़ें हैं जो कि आज हमने इस अध्याय में देखी। बहुत ही अच्छा अध्याय था। साथ ही में यहाँ से अगर निष्कर्ष की बात करें तो 2-3 बिंदु में हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। सबसे प्रथम नेशनल हेल्थ मिशन, इसको हमें बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही में इंफॉर्मेशन एसिमेट्री,
या जो इंफॉर्मेशन विषमता है उसे खत्म कर देना चाहिए, प्लस जो नीति होनी चाहिए, भावी नीति स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी, वो पूर्वाग्रह रहित होनी चाहिए, पूर्वाग्रह सहित नहीं होनी चाहिए। यानी कि कोरोना को मध्य में रख कर नहीं, मगर एक ओवरऑल कम्युनिकेबल वर्सेस नॉन कम्युनिकेबल दोनों डिजीजेस को जो है नीति जिसको समानेगी ने, वैसी नीति यहाँ आज एक समय की मांग है। तो कुल मिला के यही बात है आज के इस अध्याय में, इस उपाख्यान में। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। साथ ही आप हमें फीडबैक दे सकते हैं कैसा लगा आपको यह लेक्चर, प्लस हमारी जो अन्य श्रृंखलाएं हैं वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप सामान्य अध्ययन का जो है उसकी जो तैयारी करना चाहते हैं तो आप आज ही ग्रोथ मोड यूपीएससी के साथ जुड़े। साथ ही हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि हमारी टीम की जो मेहनत है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उन लोगों में, उन व्यक्तियों में, उन अभ्यर्थियों में ज्ञान की वृद्धि हो, वे ज्ञानवर्धक बने। तो आज इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले एक लेसन या चैप्टर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी।